हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसका पार्ट 1 मैंने शेयर किया था और आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो ये देखिए, जेम्स हारग्रीव स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट्स वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल, एडमंड कार्टराइट पावर लूम, एली वाइटनेस कॉटन गिन and many other inventions increased the production of cloth. Lancashire and Yorkshire emerged as the two main center of the textile industry. ठीक है, तो ये जो है इन्वेंशन, जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थे और जिन्होंने किया था उनके नाम है यहाँ पर, और इस वजह से जो है प्रोडक्शन, क्लोथ का प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, और ये दो जगह जो है लैंकशायर एंड यॉर्कशायर, ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन सेंटर बन गए थे। द स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वॉट एंड जॉर्ज स्टेफेंसन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो स्टीम इंजन जब इन्वेंट हो गया तो उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। मशीन ऑल्सो केम टू बी यूज इन एग्रीकल्चर। In course of time, all major industries were affected by the industrial revolution. ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी मशीन जो है वो अब यूज़ होने लगी थी। और इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम बाद जो है ऑल मेजर इंडस्ट्रीज वेर अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और भी हर फील्ड में जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो दिखने लगा था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेजुअली स्प्रेड टू फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप. Still later, the machine culture spread to the United States, Japan and many other countries of the world. ठीक है, और धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड हो गया था। अब इसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट क्या था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू स्वीपिंग चेंजेस इन यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। अब जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे पहला क्या है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म. Industrialization led to the decline of feudalism in Europe. A new system arose in its place. It was a system in which the means of production were privately owned and operated for the profit. It was called capitalism. ठीक है, तो अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है, जो यूरोप में फ्यूडलिज्म जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई और इसके जगह एक न्यू जो है मीन्स न्यू सिस्टम आ गया जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्योंकि कैपिटलिज्म मतलब कि ये सारा कुछ जो है अब प्राइवेटली होने लगा था। जो बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन थे तो वो लोग जो है फैक्ट्रीज को ओन करने लगे थे और वो अपने प्रॉफिट के लिए जो है काम करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज न्यू सोशल क्लासेस. Capitalism gave birth to two new social classes. One was that of the factory owners. जैसा कि बताया था, जो रिच मर्चेंट थे वो और ज़्यादा ग्रो करने लगे थे। ठीक है, तो उनका एक अलग क्लास बन गया था. They employed workers and paid wages to them. Their main aim was to make profit. They controlled the capital or money and hence were called capitalists. They were very prosperous and led a life of luxury. ठीक है, तो वो लोग जो हैं जो मर्चेंट्स थे तो वो लोग क्या करते थे कि मीन्स जो लेबर लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको वेजेस पर रखते थे, उनसे काम लेते थे और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो किसके हाथ में जाता था, इन्हीं मर्चेंट्स के हाथ में जाता था। और इन लोगों को अब क्या कहा जाने लगा था, कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा था। और ये लोग दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रहे थे और लग्जरियस लाइफ जो है स्पेंड कर रहे थे। द अदर क्लास वॉज द वर्कर. दूसरा जो क्लास बना था वो वर्कर का क्लास था. दे वर्क इन फैक्ट्रीज एंड रिसीव वेजेस फॉर देयर लेबर.
They were an exploited lot and lived in great hardship. ठीक है, और सबसे ज़्यादा बुरी जो हालत थी वो लेबर्स की थी और वर्कर्स की थी। वो लोग सारा दिन जो है फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, कम पैसों में उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था, और उसके अलावा जो है बहुत ही ज़्यादा लाइफ भी जो है उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज emergence of towns and cities. The new machines were too big to fit in people's home. Thus factories were built where the capitalists installed the machines. People working at home could not compete with factory made goods, so they had to go and work in the factories. Thus with the industrialization, the center of economic life shifted from villages to the cities. Many industrial towns and cities such as Manchester and Liverpool grew up. People migrated from villages to these cities in search of jobs in factories. अब क्या था कि बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ जो है वो डेवलप हो रहे थे। क्यों डेवलप हो रहे थे? क्योंकि नया मशीन जब इन्वेंट हो रहा था और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, तो अब नए मशीन जो पहले तो है हैंडक्राफ्ट जो है उसके ऊपर जो है सारा प्रोडक्शन जो है हैंडमेड होता था, लेकिन अब जो है फैक्ट्रीज़ में होने लगा था। तो अब लोगों को घरों में काम नहीं मिलता था, तो उन लोगों को अपना गांव छोड़कर अपने विलेज से दूर जाकर जो है फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। ठीक है, और इसके वजह से बहुत सारे सिटीज़ जैसे कि मैनचेस्टर एंड लिवरपूल जो है ग्रो कर रहे थे। नाउ ग्रोथ ऑफ इम्पीरियलिज्म. With the growth of the factory culture, the industrialized countries of Europe were faced with two crucial concerns. One was the need of raw materials to manufacture goods. Other was to find market for the goods that the factory produced. Political domination of less developed countries solved these two problems. Thus, the establishment of colonies in Asia, Africa and the Americas by the European countries helped to sustain the industrial revolution. अब क्या हो गया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो दो प्रॉब्लम सामने आई थी। सबसे पहला कि रॉ मटेरियल जितना चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, और दूसरा जो मैन्युफैक्चर गुड है उसके लिए एक प्रॉपर मार्केट चाहिए था। ठीक है, तो ये काम कहाँ से हुआ था? जो पॉलिटिकल डोमिनेशन हुआ, जो लेस डेवलप कंट्री थे और उनके ऊपर जो है ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर जाकर जो है ट्रेड शुरू किया गया, और वहाँ पर जो है उसको वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई गई, जैसे कि एशिया, अफ्रीका में और अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू, और इसी के वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा डेवलप होता गया। अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म. Imperialism is the policy of extending political and economic control over a weak country by a powerful one. Imperialism किसको कहते हैं? is the policy of extending political and economical control. किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी वीक कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल जो जब कोई और कंट्री पावरफुल कंट्री बनाती है उसको imperialism कहते हैं. This phenomenon gained strength in 19th century AD, largely due to the Industrial Revolution. Industrial Revolution की वजह से ये imperialism जो है spread हुआ था. The Industrial Revolution led to a tremendous increase in the production of goods. The European countries needed market for the goods that were being manufactured, more sources of cheap raw material to manufacture more food, more goods, and areas in which they could invest their surplus capital. This led them to acquire colonies in Asia and Africa. These continents were rich in natural resources and were militarily weak. अब जो है जैसा कि आपको बताया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, तो उसके लिए मार्केट चाहिए थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इस वजह से जो वीक कंट्रीज़ थे जैसे कि एशियन कॉन्टिनेंट्स में और अफ्रीका में, तो यहाँ पर जो है जो वीक कंट्रीज़ थे उनको क्या किया गया कि उनके ऊपर कॉलोनी, वहाँ पर कॉलोनी बनाई गई। ठीक है,
The race to acquire colonies peaked during the later half of the 19th century. By the beginning of the 20th century, almost the whole of the non-industrialized world had came under the control of a few industrialized countries. Britain, France, Belgium and USA were the main colonial power. अब क्या था कि कॉलोनीज जो है सबसे ज़्यादा बनना कब शुरू हुई थी? हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एडी में। लेकिन 20th सेंचुरी एडी में मतलब कि सारी दुनिया जो है, जो भी नॉन इंडस्ट्रियलाइज थी, वो सब जो है इन बड़े कंट्रीज़ के अंडर में आ गई थी। इन बड़े कंट्रीज़ के कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज़ बन गई थी, जिनमें बड़े कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड यूएसए। ठीक है। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द कॉलोनिस्ट एक्सप्लॉयटेड द कॉलोनीज इकोनॉमिकली। जहाँ भी कॉलोनी बनी उसको इकोनॉमिकली बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। ठीक है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता था। वहाँ से सस्ते जो है रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर जो गुड्स बन के आते थे यूरोप से, वो यहाँ पर और ज़्यादा महंगे दामों में बिकते थे। द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज वेर प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड। और लोकल जो इंडस्ट्री थी वहाँ की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, the influx of cheap machine made good destroyed the indigenous textile industries of India. अब जो है जैसा कि जो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी पुरानी, वो जो है बिल्कुल ही ज़्यादा बर्बाद हो गई थी जब यहाँ पर मशीन मेड जो है गुड्स आने लगे। द कॉलोनीज वर ट्रीटेड एज मेड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। नो एफर्ट वॉज मेड टू इंडस्ट्रियलाइज द कॉलोनी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था कॉलोनीज में। वहाँ सिर्फ वो एक रॉ मटेरियल लेने के लिए और प्रॉपर मतलब मार्केट के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता था। द एग्रीकल्चर वॉज टू मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज। इन सम कॉलोनीज only one or two crops were grown. For example, Cuba was reduced to only a sugar producing country. In India too, only cash crop which fetch a high price in the market were encouraged. India continued to experience the evils of the British imperialism for many centuries. You will read about the struggle of Indian people against the imperialism later in this book. तो एग्रीकल्चर को मॉडिफाइड किया गया और स्पेसिफिक जगह में सिर्फ एक या दो क्रॉप्स ही मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती थी इंडस्ट्रीज़ की, उस तरह से जो है कॉलोनीज से जो है क्रॉप जो है ग्रो करवाए जाते थे। जैसा कि क्यूबा में सिर्फ शुगर जो है प्रोड्यूस करवाया जाता था। इंडिया में कैश क्रॉप जैसे कि जूट है एंड कॉटन है, ये सारा कुछ जो है इसको जो है ज़्यादा ग्रो करवाया जाता था। और इंडिया ने जो है इस तरह के एविल जो है कई सेंचुरी तक जो है झेला था। और इसके बाद आगे इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन पीपल ने स्ट्रगल किया अपने आप को ब्रिटिश के अंडर से जो है फ्री करने के लिए। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।